अक्सर पेशेंट के माइंड में आता है कि मेरा तो सीरम बाइकार्बोनेट ओके है, तो मैं मेडिसिन क्यों लूं? बीमारी है, और बीमारी को जितना डीपली आप अंडरस्टैंड करोगे ना, उतना अच्छा उस पर आप अटैक कर पाते हो। जिन पेशेंट्स के अंदर हमें चाय की बैड हैबिट देखने को मिलती है, हैबिट नहीं बोलूंगा, बैड हैबिट बोलूंगा, उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जितने भी खट्टे फ्रूट है ना, वो सारे के सारे फ्रूट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है किडनी को। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से बेकिंग सोडा किसी किडनी फेलियर पेशेंट की मदद कर सकता है। अब आप सोच रहे हो कि बेकिंग सोडा किडनी पेशेंट में ये कैसे हो सकता है, उसी को आज हम समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से हम किडनी को खराब होने से कंट्रोल कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किडनी को समझने से कि किडनी किस तरह से काम करती है। हम सबको पता है कि किडनी हमारी बॉडी में पानी को निकालती है, यूरिन बनाती है और जितना भी टॉक्सिक मटेरियल बन रहा होता है बॉडी में, उसे बाहर निकालती है। बट हमें ये नहीं पता होता कि हमारा जो यूरिन है वो एसिडिक होता है। वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि किडनी एसिड को भी यूरिन के रास्ते फ्लश कर रही होती है। अब जब कभी आपकी किडनी खराब होनी शुरू हो जाए तो ये जो एसिड है, जो पहले यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता था, वो नहीं जा पा रहा होता। तो उसका नुकसान क्या होता है कि ब्लड के अंदर एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। बन तो रहा है, निकल नहीं पा रहा, इसलिए वो इकट्ठा हो जाता है। अब ब्लड जितना एसिडिक होता चला जाएगा, उतना ही वो किडनी को और नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, वो शुरुआती दौर में जब उनको पता लगता है कि किडनी खराब हो रही है, तो 1 to 4 वो बहुत स्लोली क्रिएटिनिन बढ़ता है। पर जैसे ही 4 का लेवल क्रॉस होना शुरू होता है, तो क्रिएटिनिन की इंक्रीज होने की जो स्पीड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और उसमें कहीं ना कहीं कारण हमें देखने को मिलता है, वो है मेटाबॉलिक एसिड, यानी बॉडी के अंदर जो एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है वो अब किडनी को और डैमेज कर रहा है। पहले ये कारण था बीपी, फिर था शुगर। बीपी शुगर में कोई बड़ा कारण रहा होगा, या फिर पॉलीसिस्टिक किडनी रहा होगा, कोई भी कारण हो, पहले वो कारण थे। अब इन कारणों की वजह से एक और कारण शरीर में पैदा हो गया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब हमें ये पता है कि ब्लड के अंदर एसिड इकट्ठा हो रहा है, हमें पता है कि किडनी काम नहीं कर रही, तो हम इसे किडनी के रास्ते तेजी से नहीं निकाल सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि इस एसिड को बॉडी के अंदर ही न्यूट्रलाइज कर दो। तो जैसे आप कभी पेट में जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो आप क्या कॉमनली लेते हो? इनो लेते हो। इनो को घुमा के देखो, इनो के पीछे लिखा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसमें जो बेकिंग सोडा होता है वो होता है, साथ में थोड़ा सा सिट्रिक एसिड डाला जाता है। जब आप उसे पानी में डालते हो दोनों को इकट्ठे, तो बुलबुले छूटते हैं। मगर हम किडनी पेशेंट में सिट्रिक एसिड नहीं देते, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑलरेडी एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ एक चीज देते हैं, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। तो ये जो बेकिंग सोडा जब बॉडी में जाता है, तो ब्लड के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज वहीं पे कर देता है, जिससे किडनी पे इंपैक्ट कम से कम जाता है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बहुत सेफ होता है। उससे ब्रेड बनती है, ढोकला बनता है, खाने पीने की चीजों में इसको डालते हैं, इसलिए वो कंपैरेटिवली सबसे सेफेस्ट मेडिसिन में से काउंट हो सकता है। अब इसका कोई हमारे पे बुरा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, बट ये हमारी किडनी की कंडीशन को खराब होने से रोके बैठा हुआ है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में बेकिंग सोडा की टैबलेट ले रहे होते हैं। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। तो आपके पास जो मेडिसिन हैं उनको आप निकाल सकते हो। उनके पत्ते के पीछे आप देखोगे कि उनका एक नाम लिखा होता है, उनका सोल्ट का नाम लिखा होता है, और उसमें आप ढूंढो सोडियम बाइकार्बोनेट, आपको मिल जाए। और वो अक्सर नोडोसिस, सबोसिस, सोडामिंट इस नामों से आपको इजीली प्रिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी। और इसका पर्पस क्या है, आपके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को बॉडी में ना होने देना। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कोई टेस्ट है कि हम इसे जांच पाए कि बॉडी में हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे हमें हेल्प मिलेगी मेडिसिन को सेट करने में, इससे हेल्प मिलेगी हमें अपनी बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को समझने में कि वो क्यों बढ़ा। तो उसका एक टेस्ट होता है। अक्सर जब हम KFT करवाते हैं, तो बड़ी लैब जो होती हैं और खासकर जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उसी KFT की रिपोर्ट के अंदर एक नीचे सेक्शन सीरम बाइकार्बोनेट का डाल देते हैं। बट ये सिर्फ 1% लैब्स में हमें देखने को मिलता है। 99% जो लैब्स हैं उसको वो KFT में इंक्लूड नहीं करते, तो वो हमें अलग से ही करवाना पड़ता है। तो जब भी आप KFT टेस्ट करवाएं, तो सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट स्पेशल रिक्वेस्ट कर लीजिए कि मेरा सीरम बाइकार्बोनेट का भी टेस्ट कर दिया जाए। अगर आपके जो लेवल है 21 से लेकर 28 के बीच में आ रहे हैं, यानी बॉडी में जो है एसिड एक्यूमुलेटेड नहीं है। अगर आपके लेवल 21 से नीचे आ रहे हैं, यानी आपने या तो मेडिसिन ली नहीं है या फिर मेडिसिन की कम मात्रा ले रहे हैं, जिसकी वजह से बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस चल रहा है और जिसकी वजह से क्रिएटिनिन आपका तेजी से बढ़ रहा है। अब
अक्सर पेशेंट के माइंड में आता है कि मेरा तो सीरम बाइकार्बोनेट ओके है, तो मैं मेडिसिन क्यों लूं? अगर आपका सीरम बाइकार्बोनेट नॉर्मल भी है ना, तो भी कम मात्रा के अंदर आपको अपनी सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपको किसी टाइप की परेशानी करती नहीं, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं, और जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो, बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस शुरू हो जाए, क्योंकि इसका कोई सिम्टम नहीं आता। बॉडी में अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है तो कोई सिम्टम जनरेट नहीं होता। इसी वजह से प्रिकॉशनरी बेसिस पर हर किडनी फेलियर पेशेंट को कम या ज्यादा मात्रा में सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स को अपनी प्रिस्क्रिप्शन में, अपनी मेडिसिन में ऐड रखना चाहिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को कंट्रोल अच्छे तरीके से कर पाए। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं खाने पीने के अंदर, अगर हम उनसे चूक जाए या फिर हम सोचे हम तो ठीक चल रहे हैं, बॉडी में कोई सिम्टम नहीं आ रहा, हम खा लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एक पीस ही तो है, तो उससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस बहुत स्पीड से बढ़ जाता है। बॉडी में नहीं था तो भी आ जाता है। तो मैं आपको सबसे आसान जो अपनी हम प्रैक्टिस में देखते हैं और सबसे ज्यादा केसेस हमें देखने को मिलते हैं, उन पे हम बात करते हैं, और उनमें आता है सबसे ऊपर मैंगो। सीजन जा चुका है, मैंगो गर्मियों में आता है, सीजन चला गया है, बट अगर आप नोटिस करोगे कि अगर किसी पेशेंट ने एक आम भी खा लिया ना पूरे सीजन में, तो जो उसका केटोनिन लेवल जो स्टेबल चल रहा था या डाउन की तरफ जा रहा था, वो ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। और जब हम टेस्ट करवाते हैं सीरम बाइकार्बोनेट का, तो झट से देख के पता लग जाता है कि यहाँ पर दिक्कत किसी फ्रूट से हुई है, क्योंकि लेवल पहले तो नॉर्मल था, फिर सडनली वो ड्रॉप हो गया। तो इतना जो बड़ा ड्रॉप आता है वो अक्सर हमें मैंगोस की वजह से देखने को मिलता है। मैंगो के साथ ऑरेंजेस हो गए, ग्रेप्स हो गए, कीनू हो गए, माल्टा हो गए, जितने भी खट्टे फ्रूट है ना, वो सारे के सारे फ्रूट्स एक किडनी फेलियर पेशेंट को बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत नुकसान होता है किडनी को। और क्यों होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ। इसके साथ साथ हम एक और चीज देखते हैं, जिन पेशेंट का पेट साफ नहीं होता उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत देखने को मिलती है। तो अगर आप किडनी फेलियर का पेशेंट है तो मेक श्योर करें कि आपका जो बाउल है मूवमेंट है, आपका जो पेट साफ है, वो डेली बेसिस पे होता रहे, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत ना हो। तीसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। इंडिया में चाय का कल्चर बहुत फेमस है, चाय पीनी है दिन में, सुबह 1 कप पीनी है, फिर शाम को 1 कप पीनी है, फिर रात को 1 कप पीनी है। जिन पेशेंट्स के अंदर हमें चाय की बैड हैबिट देखने को मिलती है, हैबिट नहीं बोलूंगा, बैड हैबिट बोलूंगा, उनके अंदर भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये 3 फाइंडिंग है, ये किसी बुक में नहीं मिलती, ये हमें तब मिलती है जब हम पेशेंट को प्रैक्टिकली देख रहे होते हैं, बार बार देख रहे होते हैं, उनसे हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वो हमें सारी फाइंडिंग्स देखने को मिलती है। तो चाय है, कॉफी है, चॉकलेट्स हैं, ये बंद रहती हैं। खट्टे फ्रूट जितने भी हैं, संतरा, मौसमी, कीनू, आम, ये सारे के सारे खट्टे फल भी पूरी तरह से बंद रहते हैं। और साथ में आपने ध्यान रखना होता है कि आपका पेट डेली बेसिस पे साफ होता रहे। अगर इन 3 कंडीशन को हम मैच कर लेते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस की दिक्कत किडनी फेलियर पेशेंट्स में या तो नहीं देखने को मिलती, या फिर बहुत कम इतनी होती है कि वो मैनेजेबल होती है। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो कि अभी रिसेंटली का एक केस है, केटोनिन का लेवल था 8 के आसपास का, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से जो सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी वो बिलो 10 थी। अब ऐसे केसेस में मुझे पता है कि लेवल हो रहा है डायलिसिस वाला और बाइकार्बोनेट है आपका बहुत नीचे। अगर हम मेडिसिन से उसे पूरा करना चाहेंगे तो पूरा करते करते महीना बीत जाएगा, और महीने भर के अंदर जो किडनी को डैमेज आएगा उससे पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो ऐसे केसेस में कभी कभी हमें बहुत अजीब सी कॉल लेनी पड़ती है, या आप कह सकते हो कि ऐसी कॉल लेनी पड़ती है जहां पे पेशेंट हमारे साथ मैच नहीं करता। हम जब पेशेंट को बोलते हैं कि सीरम बाइकार्बोनेट को पूरा करने के लिए आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा, तो पेशेंट कहता है डायलिसिस से बचने के लिए तो आपके पास आए हैं, आप कह रहे हो डायलिसिस करवा लो। तो ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है। तो अच्छा ये होता है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट लो, होम्योपैथिक लो, आयुर्वेदिक लो, एलोपैथिक लो, सब कुछ मिला के लो, बट अपने सीरम बाइकार्बोनेट की वैल्यूज पर नजर जरूर रखो। अगर आपको लगता है कि वो नॉर्मल लिमिट से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो एक्शनेबल है। आप अपने डॉक्टर से भी पूछ सकते हो कि इसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि देखो बीमारी है, अगर बीमारी को जितना डीपली आप अंडरस्टैंड करोगे ना, उतना अच्छा उस पर आप अटैक कर पाते हो, उतना अच्छा अपना डिफेंस कर पाते हो। तो बहुत जरूरी होता है अपनी जो बीमारी शरीर में लगी हुई है या फैमिली में किसी को लगी हुई है उसको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि उतनी ही ज्यादा आप उसकी हेल्प कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट रह जाता है, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो, मुझसे भी आकर मिल सकते हो। अब मैं इसी के साथ आपसे चलने की आगे चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।